नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल। ठंडी ठंडी सुबह, लेकिन ये प्यारा सा प्रोग्राम लेकर जब हम आते हैं तो हमें उम्मीद यही होती है कि आपकी जो ज़िंदगी में है थोड़ी सी गर्माहट हम भर दें, तो थोड़ा सा वो वार्म फील आपको कराएं। आज के इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी की जिम्मेवारी है वो निभाएंगे आपके साथ ही मैं तबरेज़ मदनी और मेरे साथ दे रहे मेरे साथी ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम तबरेज़ भाई, क्या हाल है? अल्लाह का करम। ताबिश कैसे हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और नाज़रीन, सबसे पहले मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। दिसंबर की 27 दिसंबर है आज और बस कुछ ही दिन बचे इस साल के। और मैं तबरेज़ भाई दो दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ये जो हमारे बच्चे हैं जिमन जन विंकस विंटर वैकेशन से चलाना आसान, इट्स द बेस्ट टाइम, ये सबसे अच्छा टाइम है इन बच्चों में कोई ना कोई स्किल इनकलकेट करने का। हालांकि ये मंशा आसनी विंटर वर्क दिन आम स्कूलन मज यम कंप्लीट कर, मगर बेहतर गो ती कि अगर इन बच्चन विंटर वर्क सत बे क्या स्किल इनकलकेट करो, क्या अगर किताबों बगैर तो सो ज़्यादा फैस सो स्किल हें क्या जन सन बच्चे बे खास तौर पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यथ वंदस मन आम तौर पर या तम काम कम तक ज़्यादा टाइम लगान क्या, मगर आम तौर पर तिम अथस मज फोन आसान तो तिम सोरे दह अत में स्पेंड कर। बट बेहतर गो ये अगर कह स्किल तिम स्किल हे तिम हेचुन कशिर जबान हुंद अख लफ्ज़, तिम गए नबर आउटडोर एक्टिविटीज़ कर। हालांकि वन ज़्यादा शीन पेमुत क्या, तिम हेकन कह स्किल कर गार्डनिंग रिलेट। हालांकि गार्डनिंग पॉसिबल, बट स्टिल तिमन नो हाउ कि क्या आउटडोर एक्टिविटी शीन ज्यादा पेमुत क्या, मान हिसाब शीन पेमुत बिल्कुल। तो रात कत करान कि यम लट सिले कलान मगर तीसा शिद्दत छन तरी हज वनकस क्या। हालांकि आज सुबह यम सात घर पे द्राय स्टूडियो कुन, बिल्कुल दर्जरात मोबाइल हावान -1, मगर फील थोड़ा ज्यादा पहन गसान। वन सो मोबाइल गलत हावान कि सन फीलिंग डिफरेंट, सो मामला। दयम चीज ताबिश सबन कत कर कि पे बचन मज कह स्किल डेवलप कर, यह ईजी क्या आजकल बच्चे आसान सान वक्त तम सात स्कूलन मज पे विंटर ब्रेक गसान 2-2.5 रेत फ्री, राइट। तिमन 2.5 रेतन मज मुश्किल बच्चे घंटे या 2 घंटे दोहस पारान, तम पे बाकी सोरी टाइम फ्री ये बच्चे अक्सर फिजिकल एक्टिविटी गिंदान, क्रिकेट पूरे दोहस क्रिकेट गिंदान या पूरे दोहस कुन जाए पान वन लड़के पान वन कह मस्ती करान। मगर आजकल के बच्चे तिम मोस्टली इन्वॉल्व इन गैजेट्स, तिम गैजेटो नबर हेकान सूझती, तिम मोबाइल वरे हेकान कह काम करती। अस कोशिश करन यम कड़ोक यमन दिमो एक्सपोजर थोड़ा सा। तो आजकल पेरेंट्स सन तिम पॉजिटिव अबाउट किड्स, ऑब्वियसली पॉजिटिव ठीक, मगर ओवर पॉजिटिव आसन बड़ बार दिक्कत। यम सात ओवर पॉजिटिव बच्चे थमान कमरस मज यम मामूली हवा यम सात लगान गसान बेमार, इम्यूनिटी बिल्कुल दिक्कत आसान कि यम सात बच्चन एक्सपोजर दिमो न कहें, सान बच्चन खतर नब्रिम दुनिया वारिया डिफरेंट, सह प्रॉब्लमेटिक बनान तमिस खतर। अस पज़ बच्चन हवा दिन नब्रिम, तिम पजन घरों मज कड़न, तिमन पज़ नब्रिम एक्सपोजर दिन। यम सात नब्रिम एक्सपोजर तिमन दिमो तिमन इम्यून सिस्टम गसान डेवलप। तुम वो वारिया बच्चे तिम पूरे दोह सड़कन पे वारिया बच्चे वो तिम यमन रोजन खतर छत कहें, तिम लकटन मकटन टेंटन मज रोजान, मगर स्टिल दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। सह तेली बनान ये तिमन एक्सपोजर दिमान नब्रिम। हालांकि तिहद खतर मजबूरी तिमन गरस मज मतलब गर कहें, तिम टेंटन मज रोजान। मगर अस अल्लाह ताला सुंद करम क्या गर दुतमुत रबन, मगर अस पजन बच्चे नबर कड़न ठंड हवस कुन तिम एक्सपोज कर, ताकि वार वार गज इम्यूनिटी डेवलप तो तिम गसन थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनित। खैर नाज़रीन मोहतरम, आज क्या तुम शेयर कर क्या आमत हेत तुम बावो, मगर यन वक्त गो निमो लकूट वक्फ पत पकनो प्रोग्राम सिलसिल ब्रो रूजो बनित। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके इस मनपसंद ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। जी। नाज़रीन मोहतरम, हम बात कर रहे थे कि बच्चों में जो ये स्किल्स हम ला सकते हैं वो कुछ भी, जैसे दाबिश ने कहा, वो कुछ भी हो सकता है। आजकल बच्चों का बड़ा शौक होता है कि वो म्यूजिक सीखे, तो आप उनको म्यूजिक क्लास के लेके जा सकते हैं। बच्चों का बड़ा शौक रहता है कि वो किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आना चाहते हैं, और आजकल स्पोर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ एक करियर में सपोर्ट देती है। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा में जगह अपनी बना ली तो आपकी एकेडमिक्स में बहुत मदद होती है। तो कोशिश करें बच्चों को स्पोर्ट्स में लाएं, गैजेट से दूर रखें ताकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो और मेंटल एक्टिविटी भी, क्योंकि वही दिमाग सही पनपता है जो एक सही जिस्म में होता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने तबरेज़ भाई। और जो आपने ये बात कही गैजेट से दूर रखो, और अगर वो दूर नहीं जाना चाहते तो इसके लिए भी एक सही सोल्यूशन है कि आजकल वो ऐसे स्किल्स भी इनकलकेट कर सकते हैं बच्चों में, चाहे वो 7 साल के हो, 10 साल के हो, जो टेक रिलेटेड स्किल्स हो। इंसान कोडिंग सीख सकता है, इंसान डिज़ाइनिंग सीख सकता है, वो भी, हालांकि जो भी आप काम करे वो उसके लिए एक सही और फ़ायदेमंद साबित हो, ये असल मकसद है। बहरहाल हम प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक अहम जानकारी पहुँचाते हैं मौसम और शहराओं के हवाले से। श्रीनगर में इस वक्त करंट लाइव टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि तबरेज़ भाई भी कह रहे थे। दिन में आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस, और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा यानी NH44 पर आज सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी, और मुगल रोड पर सिर्फ छोटी गाड़ी यानी लाइट मोटर व्हीकल्स को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। हालांकि ये डायरेक्शन दी गई है कि इन सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो एंटी स्किड चेन्स ज़रूर लगाएं ताकि जो स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से स्किड होती है उससे बच जाए। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तयाब है। ये थी मौसम और शहराओं के हवाले से जानकारी। आप तक हम अखबारात की सुर्खियाँ भी पहुँचाते हैं। मैं गुजारिश करूँगा तबरेज़ भाई से कि वो शुरुआत करें। जी ज़रूर। मेरे हाथ में एक अंग्रेज़ी रोज़नामा और उसकी खबर जो मौसम की अभी जानकारी दी ताबिश ने, तो मैं उसी हवाले से खबर पढ़ूंगा कि कोल्ड परसिस्ट अक्रॉस कश्मीर, और यहाँ पर दर्ज हरारत दिया है कम से कम दर्ज जो रिकॉर्ड हुआ, तो सबसे कम जो रिकॉर्ड हुआ वो सोनमर्ग में हुआ था -4.7, और अगर श्रीनगर की बात करें तो रात का दर्ज हरारत जो कम से कम था वो -1.2 था, यानी कल का जो दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ। और साथ ही में अखबार लिखता है लद्दाख अंडर डीप फ्रीज, द्रास में -14.8, न्योमा में -12.8, लेह -9.8, करगिल -9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। और इसी अखबार से खबर कि JNK's earthquake risk changed from zone 5 to zone 6। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास, इससे 3 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर पूरी वादी कश्मीर के लिए फ़ख्र की बात है। स्किम्स श्रीनगर परफॉर्म्स JNK's फर्स्ट स्कार फ्री थायराइड सर्जरी। इसी अखबार से एक और सुर्खी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रिव्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रपोजल्स इन श्रीनगर। और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू रिव्यूज की एजुकेशन इश्यूज विद प्राइवेट स्कूल्स एंड पेरेंट बॉडीज। जी मेरे हाथ में एक उर्दू रोज़नामा और उसकी खबर कुछ इस तरह कि कश्मीरी ताजरों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कश्मीरी ताजरों पर हमले की सख्त नोटिस लेते हुए मजम्मत की, और ये बयान कल का है जो अखबार में आज आया है। जी उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर सोनमर्ग के हवाले से ही, अभी ब्रेज़ भाई ने सोनमर्ग में दर्जात के हवाले से बात करूँ। इसी अखबार से सोनमर्ग में रवा बरस 4,17,000 से ज़ायद सयाहत में मुसलसल इजाफा, सरमाई गर्मियों से मज़ीद सियाहों की आमद में की उम्मीद। और इसी अखबार से एक और सुर्खी मौसम के हवाले से, कश्मीर में बारिश की 44% कमी, जम्मू में सूरत हाल तकरीबन मामूल के मुताबिक, सोनमर्ग, बांडीपोरा और पुंछ में शदीद बारिश, वादी में खुश्क मौसम बरकरार। जी मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामा और ख़बर कुछ इस तरह से कि दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। नरेंद्र मोदी हुकूमत मुल्क में दहशत गर्दी को बेरहमी से ख़त्म कर रही है। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास, माफ़ कीजिएगा, अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास, और इसमें वी द पीपल के तहत बॉटम स्प्रेड में खबर शाया, प्लफिंग थ्रू रग्ड contours of corruption and frauds by the ACB and EOW widely hailed, but drive should continue till society gets cleaned in
कश्मीर। जी मेरे हाथ में आखिरी रोजनामा, और ये रोजनामा अंग्रेजी है। इसकी खबर कुछ इस तरह से कि हॉर्टिकल्चर बेल्ट अनईजी और प्लान्ड रेलवे स्ट्रेच, फार्मर्स वार्न द 26 किलोमीटर लाइन कुड डिस्ट्रॉय एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड लोकल इकोसिस्टम। जी स्पोर्ट्स के हवाले से उर्दू रोजनामा लिखता है विजय हजारे ट्रॉफी जम्मू कश्मीर ने आसाम को 140 रन से पछाड़ा, शानदार सेंचुरी बनाने पर यावर हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। जी जी जहाँ तक क्रिकेट की बात अभी ताबिश ने आखिरी रोजनामे में पढ़ी, तो वो क्रिकेट में आजकल हमारी जो टीम है पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जी, और हमारे जो नए खिलाड़ी हैं वो भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और अभी आपने खबर सुनी ही होगी कि आईपीएल ऑक्शन में जी हमारे खिलाड़ी 8.4 करोड़ जो आबिद को 8.4 करोड़ की जो ऑक्शन पर लिया गया, दैट वाज द हाईएस्ट, ही इज द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर फ्रॉम जे.एन.के नाउ। तो ये माशाल्लाह एक बहुत ही खुशहाल बात है और बहुत ही फख्र की बात है कि आबिद नबी को इतनी अच्छी रकम पर टीम में। बिल्कुल, ये ऐसी बात जैसा कि आपने कहा भी अभी कि अगर हम स्पोर्ट्स को अपना करियर, वही स्पोर्ट्स ही नहीं, हमने बेसिकली अपने जो करियर है वो बस किताबों में ही कन्फाइंड किया है, किताबों के बाहर। हम ये नहीं कहते कि एजुकेशन को बिल्कुल छोड़ना है, लेकिन एजुकेशन के बगैर भी ऐसे कोई करियर से जो हम परस्यूट कर सकते हैं और वाकई में एक्सेल कर सकते हैं। और आबिद नबी इज एन एग्जांपल, राइट? आजकल ऑप्शंस बहुत, बिल्कुल, सिर्फ इतना है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्शन आप चुने, लेकिन उस ऑप्शन में शर्त बस इतनी सी है कि आपने अपना 100% देना, राइट? जिस भी शोबे को आप 100% देंगे वो शोबा आपको कामयाबी जरूर दिलाएगा। आपको इसकी उम्मीद रखनी चाहिए और कभी भी जिंदगी में नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि नाउम्मीदी सबसे बड़ा कुफ्र है। बिल्कुल, इसलिए आप नाउम्मीदी से दूर रहें, उम्मीद का दामन थामे रखें और जिंदगी में अपने आप से कभी झूठ ना बोलें, अपने आप के लिए सच रहें। जितने सच्चे आप अपने आप के साथ होंगे, दैट मीन्स आप उतने ही सच्चे अपने रब के साथ होंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह एक खास मेहमान से मुलाकात करनी है। इस मेहमान ने भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप के साथ हमेशा सच्चाई ही बरती। बिल्कुल, जिस शोबे में आए उसमें अपना 100% दिया। आज उसी शोबे ने इन्हें अपनी एक अलग पहचान दिला दी। नाम है डॉक्टर मेघना रशीद बख्शी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कॉस कश्मीर में, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी शोबे में इंसान अगर अपना बेस्ट दे तो वो आसमान के सितारे छू सकता है। हाँ, माशाल्लाह, आपने भी एक ऐसा शोबा चुना जहाँ पर लोग नॉर्मली, खासकर हमारे कश्मीर की अगर बात करें, तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर हो जाएं, और उसके बाद आजकल थोड़ा सा चलन चेंज हो गया, तो अब हम सिर्फ यूपीएससी की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज में बच्चों को लाना। लेकिन आपने अपने शोबे में माशाल्लाह काम किया, नाम कमाया। जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से हुआ, पैदाइश, पढ़ाई, इसके बारे में पहले कुछ बताएं। पैदाइश तो मेरी यहीं की है, श्रीनगर की मेरी पैदाइश है। मेरे जो फादर साहब थे वो पुलिस ऑफिसर थे। ओके। तो उनकी यूनिफॉर्म देखकर रोज़ अच्छा लगता था कि मैं भी ये यूनिफॉर्म पहनूं। अच्छा। डेफिनेटली, क्योंकि लड़कियां बोलती हैं कि मैं नहीं पहन सकती। आप भी सिविल सर्विस में ही जाना चाहती? डैडी, जब भी डैडी यूनिफॉर्म निकालते थे तो मैं यूनिफॉर्म उठा के पहन लेती थी। शाम को छड़ी हाथ में लेती थी, कुछ अच्छा अजीब सा फील आता था। तो दिन बदलते गए, दिन ब दिन मेरा 12th हो गया यहाँ से, तो मेरे पापा ने बोला कि नहीं, अब आपको यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि मेरी दादी जो थी वो पढ़ी लिखी औरत थी, मतलब अनपढ़ वो नहीं थी, वो उस ज़माने की पढ़ी लिखी औरत थी। तो उसने बोला अब आप यहाँ नहीं रह सकते हो, आपकी स्टडीज़ बाहर हो जाएंगी। ओके। तो मेरा मूड एकदम से ख़राब हो गया कि अचानक से मुझे बाहर भेज रहे हैं, इसमें क्या रीज़न होगा। तो मैंने पेरेंट्स की ही बात मान ली, तो मेरा एडमिशन हो गया बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए। यहाँ मेरे डैडी ने बोला कि आप एमबीबीएस के लिए करो या किसी और चीज़ के लिए। तो मैंने दिमाग में, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं पैरामिलिट्री कोर्स कर लेती हूँ, बीएससी फॉरेस्ट्री। तो मैं उठ के चली गई बीएससी फॉरेस्ट्री करने के लिए। जब मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया तो मैंने देख लिया वहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के, दाएं लड़के बाएं लड़के, हर एक तरफ से मेरे को बॉयज़ ही बॉयज़ नज़र आए। तो मैंने सोचा अब इसमें तो मेरे को रहना ही रहना है। इस हिसाब से मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, क्योंकि बीएससी फॉरेस्ट्री एक ऐसा पैरामिलिट्री कोर्स है, इसमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मैं लड़कियों को देखती हूँ, छोटी सी बात बोल रही हूँ आपको जी। जो मैं आजकल लड़कियों को पढ़ाती हूँ अपनी फॉरेस्ट्री में, जब मैं पहले बीएससी फॉरेस्ट्री में आई तो मैंने एक नोटिस किया कि लड़कियों ने चप्पल पहनी थी। छोटी सी बात है, मैंने बुला के इस लड़की को बोला, मैंने बोला बेटा आपने ये चप्पल पहनी है, यू आर डूइंग बीएससी फॉरेस्ट्री, आपको पता है आप शूज के बगैर नहीं चल सकते हो। क्योंकि कुछ दिमाग में था, कुछ ऐसा बीएससी फॉरेस्ट्री मैंने किया था कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो बीएससी फॉरेस्ट्री मेरा कंप्लीट हुआ विद गोल्ड मेडल।
इस गोल्ड मेडल इस वजह से मिला कि मैं डिसिप्लिन रही। ओके मैंने डिसिप्लिन कभी नहीं अपने टीचर्स का किसी का भी नहीं तोड़ा डिसिप्लिन। यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म, सुबह उठना मीन्स सुबह उठना ही उठना है। ओके तो मेरी हैबिट्स ही कुछ ऐसी बनी थी। घर में भी मेरी दादी की हैबिट्स ऐसी थी, अर्ली उठना है, वॉक पे जाना है, हर एक चीज़ को कंप्लीट करना है। तो दिमाग ही बन गया था कुछ इस कोर्स के लिए। उसके बाद मैंने बीएससी में ही एमएससी एंट्रेंस दे दिया, क्योंकि मैंने सोचा था पहले मैं कि इसके लिए जाऊंगी, पब्लिक इसके लिए सर्विस के लिए। तो मैंने बोला नहीं, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए। तो मेरी बुआ वो कनाडा में है, उससे बोला नहीं आपका ज़रूरी करना है बीएससी के बाद एमएससी फॉरेस्ट्री। तो मैंने एंट्रेंस बहुत सारी जगहों पे दिया। मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ वाइल्ड लाइफ में, मेरा बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ, मेरे इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मेरा 8th रैंक था, फर्स्ट 8th रैंक में मेरा। तो मैंने सोचा अब 8th रैंक तो है, मेरा फ़ी भी नहीं देना है, क्योंकि फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रही है कि मैं एजुकेशन हासिल करूं लेकिन स्कॉलरशिप पे। तो मेरा पहला उसूल था बीएससी के बाद। तो मैं इलाहाबाद चली गई, वहाँ पर मेरा एडमिशन, मैं गई थी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन वहाँ बातों में मेरी फ्रेंड्स मिला, एक दो लोग मिले मुझे, तो उन्होंने बोला यह नया सब्जेक्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री। तो मैंने पढ़ा था एग्रो फॉरेस्ट्री, वन ऑफ द कोर्स, मैंने एडमिशन उसी में ले लिया। तो वहाँ जब काउंसलिंग हो रही थी तो उन्होंने बोला आप एग्रो फॉरेस्ट्री ले रहे हो तो आपका फ़ी डिस्काउंट है। मैंने बोला नहीं, इस वजह से मेरा फ़ी डिस्काउंट नहीं है, मेरी 8th रैंक है, सो दैट मेरा डिस्काउंट बनता है। तो मेरा फ़ी डिस्काउंट वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से मेरी ज़िंदगी की पहली स्कॉलरशिप शुरू हुई। उस दिन तक पीएचडी लास्ट तक मेरा कोई फीस, कोई भी चीज़ मेरे अपनी जेब से खर्चा ना हुआ, ना कि मेरे पेरेंट्स का। उसके बाद दिन ब दिन मेरे पोजीशन बढ़ती गई। एमएससी में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। उसके बाद मेरा रिसर्च टॉपिक भी बहुत अच्छा था, उसको भी स्पॉन्सरशिप मिल गई, मुझे वाइस चांसलर स्कॉलरशिप मिल गई। उसके बाद सब मेरी स्कॉलरशिप मिल गई। उसके बाद मैं रुकी नहीं, ताकि जो ही मैंने बीएससी से स्टार्ट किया पीएचडी तक मैं रुकी नहीं। उसके बाद मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी मैंने 2 बार किया। उसके बाद फर्स्ट अवार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था, यंग वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, क्योंकि मैंने काम जो किया था उन दिनों चल रहा था जट्रोपा। जट्रोपा कर्कस पे मैंने काम किया है पीएचडी में। तो उन दिनों यूपी में वो उसका काफ़ी दबदबा था, एक किस्म से बोलेंगे तो लोग चाहते थे कि स्टूडेंट्स ये काम करें। तो मैंने उसी को क्रॉप को ले लिया, जो किसी के लिए इम्पॉसिबल होता था मैं इम्पॉसिबल करती थी, तो मैंने उसी क्रॉप को ले लिया, उस पर मैंने अपना काम किया, द बेस्ट दे दिया। उस वजह से मुझे बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला है। उस दिन से शुरुआत की मैंने अवार्ड्स लेने। बहुत खूब, आज तक बहुत खूब डॉक्टर मेघा, जो आपने ये एजुकेशनल सफ़र, सक्सेसफुल एजुकेशनल जर्नी जो आपकी रही है, मुझे लगता है इसमें यही रहा कि आपने एक्सेल तभी किया जब आप डिसिप्लिन रही, जब आप फोकस्ड रही अपने करियर के हवाले से, और उसी की वजह से आपने माशाल्लाह इतना कुछ एक्सेल किया। लेकिन ये लिए अख स्टूडेंट 12th मंच आसान, जब वो 12th में होता है या होती है, अमिस करियर सारे खुद बोर्ड डिसीजन। आपने कहा कि आपके जो फादर थे, आपके जो वालिद साहब थे, उन्होंने आपको कहा कि गो टू दी MBBS, और आप गई फॉरेस्ट्री। इंसानों से लेके जंगलात तक की जो सफ़र, जो ट्रांजिशन था, ये कितना मुश्किल था? आपका खुद का डिसीजन था कि फॉरेस्ट्री में जाना है? डेफिनेटली मेरा खुद का डिसीजन था। पहले दिन से मेरा डिसीजन था प्लांट्स के साथ। इसलिए था कि हम लोग, और आप देखते होंगे कि घर के बाहर हमेशा पॉट्स लगे रहते हैं। मेरे अंकल थे, वो सुबह सुबह उठकर उन पॉट्स को पानी देते थे। मैं उनको रोज बोलती थी, इनको क्यों पानी देते हैं आप लोग? वो बोलते थे इनमें भी जान होती है, इनको पानी देना बहुत जरूरी है। यही बातें मेरे दिमाग में शायद हम एजुकेशन अगर बच्चों में आजकल इनकलकेट करें, क्योंकि मैंने आजकल देखा है यहाँ पर कश्मीर में, यहाँ पर किसी मतलब बच्चों को आप पूछो, छोटे बच्चों को पूछो बेटा ये फ्लावर है, उसको ये नहीं पता होता ये फ्लावर आता कहाँ से, क्योंकि वो बुके देखते हैं, बेसिक नहीं पता। आप जो अभी आप बात कर रहे थे बच्चों को लेकर, तो अगर एक हम सिंपली बच्चे को बोलेंगे बेटा ये फ्लावर कहाँ से आता है, दे डोंट नो, उसको पता नहीं रहती ये फ्लावर कहाँ से आता है, इसके बीच में क्या है, मिट्टी कहाँ से है, क्या है। यही चीजें अगर हम बच्चों को बोलेंगे वो अपना कैरियर खुद बनाएंगे, क्योंकि हमने बच्चों को पहले ही बोल के रखा होता है बेटा आपको MBBS करने जाना है, आपको दूसरी चीजें करने जाना है। लेकिन जो हमारी मिट्टी से हम लोग जुड़े हैं, क्योंकि हमारा बचपन मिट्टी में ही गुजरा है, मिट्टी के साथ खेलना, मिट्टी, क्योंकि हम लोग सड़क पे खेलते थे, तब हमारे पास वो
पाबंदियां नहीं थी कि कमरे में खेलो, फोन या तो फोन तो तो हमारे पास थे ही नहीं, बिल्कुल, फोन नहीं थी। राइट। और मेरा एक पर्टिकुलर रहता था, मैं साइकिलिंग बहुत करती थी, बहुत ज्यादा साइकिलिंग में करती थी, तो आउटसाइड में बहुत ज्यादा घूमती थी। इसी से इंसान का दिमाग भी खुल जाता कि मुझे 10+ नेचर के साथ connected, right? जब आप नेचर के साथ कनेक्ट रहोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा। बिल्कुल सही सो फरमाया दैट पेरेंट्स को भी सोचने की जरूरत नहीं पड़े कि मेरा कि बच्चा मुझे क्या बच्चे को करेगा। जाना कहाँ है। बेसिकली वही है, कंडीशनिंग है। अगर हम बच्चों की कंडीशनिंग शुरुआत सही करें, उन्हें बताएं। बच्चों को हम ये तो बता देते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि एप्पल आता कहाँ से है। तो वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये एप्पल उगता कैसे है। इसके लिए एक पेड़ होता है, जिस पेड़ की हम बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, उसको प्रॉपरली पानी देते हैं, उसमें खाद वगैरह लगती है, उसके बाद उस पेड़ पे फल लगता है, पहले फूल आता है फिर फल लगता है। तो वो चीज़ समझानी पड़ेगी। जब वो चीज़ समझ आएगी तो बच्चे डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने फोकस से हटेंगे नहीं। उनका एक सेट टारगेट होगा, उनका गोल सेट होगा, तो जो उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। नाज़रीन मोहतरम, बहुत कुछ है अभी डॉक्टर साहब से जानने की ज़रूरत है, जो उनके पास है, जो वो शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक वक्फे का, वक्फे के उस पार आपसे फिर मिलेंगे, कहीं जाइएगा मत। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, आपका फिर से इस्तकबाल आपके मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम की जीनत बनकर बैठे हैं डॉक्टर मेघना रशीद बख्शी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, स्कॉट्स कश्मीर। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आपके थीसिस जो थे, यू गॉट द बेस्ट थीसिस अवार्ड, या आपने जो सब्जेक्ट चुना PhD के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये जो मतलब इसके लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? गाइड कोई था या अपने ही मन से आपने चुना और उस पर आगे बढ़े? और बेहतर ये भी होगा कि आप हमें पहले ये भी समझाएं कि फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें एक बेसिक फ़र्क है, ताकि हम एज अ लेमैन समझ सके। हम लोग करते हैं, हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है BSc फॉरेस्ट्री पे। ओके। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, फॉरेस्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है, और होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके। ये हमारे कोर कोर्सेज रहते हैं BSc फॉरेस्ट्री करने के लिए। तो जब मैं BSc कर ही रही थी तो मेरे पास एक बुक थी, चुंदावत की बुक थी मेरे पास। मैं उसको रोज़ पढ़ती थी सुबह शाम। इवन मैंने BSc करते करते उस पर लिखा था डॉक्टर मेघना। तो उस टाइम मेरे को दिमाग में नहीं था कि मैं PhD करूँगी, लेकिन मेरे दिमाग में था कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना ही लगना चाहिए। तो उस बुक को मैं रोज़ पढ़ती थी, सुबह शाम ऐसे ही पढ़ती थी नेट एग्जाम्स के लिए। उस किताब की वजह से मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं, जब भी मैं MSc करूँगी या तो मैं बायोटेक्नोलॉजी से करूँगी या तो मैं एग्रो फॉरेस्ट्री से करूँगी। लेकिन फिर सब लोग जा रहे थे टेक्नोलॉजी की तरफ। मैंने बोला ये जो अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री की तरफ जाएंगे, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग सब चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं आपको समझाती हूँ। फॉरेस्ट्री में हम लोग एक ही कंपोनेंट पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री जंगलात के लिए। वो तो मेरा कोर्स कंप्लीट था, लेकिन अब उसमें मुझे स्पेशलाइजेशन लेनी थी। किस चीज़ की स्पेशलाइजेशन लेती? तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एग्रो फॉरेस्ट्री को लेती हूँ, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री में आप लोग ट्री क्रॉप भी पढ़ेंगे, एनिमल कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, फिशरीज भी पढ़ेंगे, और पर्टिकुलरली हम इस पे जो काम करते हैं, हमारा एक इसमें रहता है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। उसमें एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया था, होम गार्डन्स। तो मेरा दिमाग इसीलिए बन गया कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी, चाहे मैं किस तरीके से कंप्लीट करूंगी अपने एग्रो फॉरेस्ट्री को, मैं कैसे इसको यूज़ में लाऊंगी, वही था मेरे दिमाग में उस टाइम। सो दैट इसीलिए मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री को चुना। एक आम इंसान को अगर हमें बताना हो कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो क्या समझाएंगे आप? मैं उसको बोलूँगी एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है आप घर से बाहर निकलो, अपने लॉन में जाओ। सिंपली अपने लॉन में जाओ, लॉन में नहीं तो अपने किचन गार्डन में जाओ। आपके किचन गार्डन में एक एप्पल का प्लांट भी लगा रहता है ना? उसमें सब्जियां भी लगी रहती हैं, उसमें कोई और फ्रूट क्रॉप भी लगा रहता है। ये तो मैं श्रीनगर की नहीं, थोड़ा दूर की बात करूंगी। उसमें एक और प्लांट भी, 2-3 प्लांट्स तो लगे ही रहते हैं, और छोटा सा किचन गार्डन रहता है। ठीक है। और कभी कभी किसी के घर में बकरियां भी होती हैं, है ना? बकरियां भी होती हैं, मुर्गियां भी होती हैं। सब चीजों को लेकर होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। जबकि हम लोग सब चीजों को साथ में लेकर चलते हैं, वेदर इट विल बी प्लांट, इट विल बी एनिमल, एग्रीकल्चर क्रॉप, एवरीथिंग। हम दोनों चीजों, हम सब चीजों को लेकर चल रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर
कि हमें सारी चीज़ों को लेकर चलना है, एक चीज़ को नहीं, सब चीज़ों को लेकर चलना है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री? हम बोलेंगे कि हम लोग इसका क्यों फायदा कर क्या है? फायदा क्या है, क्यों, वाई वी आर गोइंग फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री ना? आपने देखा जंगलों पे कितना प्रेशर है, अभी आप वेदर देख रहे हो जी। कि हमारे फॉरेस्ट पे कितना प्रेशर हो रहा है। राइट। मोस्टली ये क्यों हो रहा है प्रेशर फॉरेस्ट पे? जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है या कोई भी ट्राइबल कम्युनिटी को छोड़ के कोई भी कम्युनिटी, विंटर्स में हम लोग वहीं पर रहते हैं ना, विंटर्स में ये तो इनका तो रहना ही वहीं पर है। बिल्कुल। तो इनका सारा जो खाना वगैरह वो किससे आता है? फॉरेस्ट से ही फॉरेस्ट आता है। से ही। अगर हम इसी फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री को इनिशिएट करें, ओके। है ना, एग्रो फॉरेस्ट्री को इनिशिएट करें, प्लांट्स को भी लगाएं, प्लांट्स के साथ इनके खाने पीने का सामान भी लगाएं। मैंने बोला सेकंड कंपोनेंट जो होता है, दूसरा कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को हम लोग, और तीसरा कंपोनेंट रहता है इनका, इनकी बकरियां। ओके। हम लोग फॉडर क्रॉप्स भी लगा सकते हैं, सारी क्रॉप्स मिलके लगा सकते हैं, तो प्रेशर कहाँ कम हो जाएगा? जंगलात में। जंगलों पे बिल्कुल। प्रेशर कम होगा और इनका डे बड़े नीड भी इनकी पूरी हो जाएगी। इसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके ओके। ये होता है एग्रो फॉरेस्ट्री। ओके। तो जब आपने ये एग्रो फॉरेस्ट्री का ये चुना सब्जेक्ट, एमएससी में आपने एग्रो फॉरेस्ट्री का सब्जेक्ट चुना, कैसा रहा वो सफर? वो सफ़र मेरा, जब भी मैंने एग्रो फॉरेस्ट्री को चुना तो हमारा एक, आपने सुना होगा, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ओके। ये एक्रिप उसको हम लोग बोलते हैं, एक्रिप फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री। तो मेरा एमएससी में जो मेरा काम था वो था एलोपैथी पे। एलोपैथी पे मैं काम करने चली गई नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी। तो वहाँ पर वहाँ के डायरेक्टर सर और वहाँ के नोडल ऑफिसर ने काफ़ी मेरी हेल्प की कि बीइंग ए गर्ल, और ये कश्मीर से है शायद, तो क्योंकि रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल की रेस्पेक्ट आप देखोगे हर जगह होती है। Okay. तो मैंने काम अब वहाँ लैब में स्टार्ट किया, तो वो लोग एक्रिप की बात कर रहे थे। पहले मुझे समझ नहीं आया व्हाट इज़ एक्रिप। तो मैं सर के पास गई, मैंने बोला सर व्हाट इज़ दिस एक्रिप? बोला ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो मेरे दिमाग में, मैंने आपको पहले ही बोला, जो मैं सुनती हूँ वो मैं करती हूँ, दिमाग में बैठ गई। बात दिमाग में बैठ गई कि एक्रिप है क्या चीज़। तो इसको सोच करते करते मैंने बोला सर ये मुझे पूरा समझा दीजिए। बोला इसके हमारे पास 30 सेंटर्स हैं। ओके। तो एक सेंटर आप लोगों के JNK में भी है। तो दिमाग में बात You had बैठ no नहीं थी। idea. Okay. तो मैंने बोला ये तो कश्मीर में भी होगा, ऑब्वियसली हमारी यूनिवर्सिटी में होगा, स्कॉस्ट शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी में होगा। तो तब तो कुछ मैं कर नहीं सकती थी, तो प्रिपरेशन करती रही एक्रिप क्या है। तो आज मैं उसी एक्रिप प्रोजेक्ट की कॉपी आई हूँ। ओह दैट्स माशाल्लाह। दैट्स ग्रेट। ये रहा मेरा सफ़र इस तक पहुँचने का कि एक्रिप में काम करने के लिए। ओके। बीएससी कंप्लीट हो गया, एमएससी MSc कंप्लीट हो गया, उसके बाद पीएचडी भी कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। फिर आपने कश्मीर का रुख कब किया? कश्मीर का रुख मैंने किया, मैंने और एग्जाम रुख क्यों किया? रुख मैं नहीं करती रुख, क्योंकि मेरा वहाँ पर भी जॉब मोस्ट हो गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा वहाँ हो गया था एज गवर्नमेंट नॉर्म्स में। कुछ घर की मुश्किलात, एक्चुअली मेरे वालिद साहब जो हैं वो अकेले थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओह। तो मैं आई कुछ दिनों के लिए यहाँ, मैंने सोचा मैं वापस चली जाऊंगी। तो घर के हालात देखकर, घर की कंडीशन देखकर, डैड को देखकर, तो मैंने सोचा नहीं अब मैं, और मेरे वालिद साहब रिटायर हो गए थे। ओके। तो उनको कंपनी देनी बहुत ज़रूरी थी। तो बीइंग मेरी एक सिस्टर भी हैं, उनकी शादी भी माशाल्लाह हो चुकी है, अपने घर में थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपने डैडी के साथ नहीं, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे आज भी हमारे घर में पर्टिकुलरली थोड़ी सी जॉइंट फैमिली है। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। हमारी बुआएं, मेरे चाचा जान, सब लोग हमारे साथ एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ओके। बहुत खूब। तो ये मेरी पैदाइश का कुछ रूल बन गया है। तो मैंने अपने डैडी को नहीं छोड़ा, मैंने बोला जो भी करूंगी कश्मीर में ही करूंगी। बहुत किस्मत वाली हैं आप। आपने बहुत अच्छा, जैसा मैंने कहा कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और मुझे लगता है कि हमारी जो स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी है, इसे आप जैसे लाइक माइंडेड साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, आपने एग्रो फॉरेस्ट के हवाले से बात की, यू आर इनटू रिसर्च, आपको ऐसे टॉपिक्स के या रिसर्च टॉपिक्स के बारे में भी पता होगा जिसकी वजह से किसी न किसी तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं बेनिफिट। हम अब ग्लोबल वार्मिंग की जब डॉक्टर मेघना बात करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमें असर दिख रहा है, और कश्मीर पर भी दिख रहा है। दिसंबर का महीना चल रहा है, और दिसंबर के महीने में भी वी आर नॉट हैविंग एनी स्नो इवन इन हाई स्लोप्स। गुलमर्ग में हल्की सी हुई, विच इज़ वेरी लेस। अच्छा, कुछ ऐसे एग्रो फॉरेस्ट मॉडल्स है या ऐसे इनोवेशंस है जिसकी वजह से, जो आज तक प्रूव हुए हैं कि इससे मौसम में क्लाइमेट चेंज हो सकता है, या इससे किसी न किसी तरीके से फ़र्क पड़ सकता है? अभी लास्ट मंथ की बात है, 2025 में इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके। इंटरनेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई है इथोपिया में। ओके। कीनिया, इथोपिया में हुई है। उसमें भी जो स्लोगन है, उसका भी स्लोगन यही है कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पे हम लोग कैसे
इससे हम लोग कैसे लड़ेंगे? क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो कि आप अभी बोल रहे हैं कि जनवरी आने वाला है, बर्फ का नामो निशान नहीं है। ये हमारे दिमाग में आता ही नहीं है कि क्यों नहीं हो रही है। हम क्लाइमेट चेंज तो हम बोल देते हैं, लेकिन हम क्लाइमेट चेंज बोल रहे हैं, लेकिन हमें पर्टिकुलर नहीं पता है बेसिकली व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। आपने देखा पोल्यूशन कितना ज्यादा है? अभी आप दिल्ली का रिकॉर्ड देखो पोल्यूशन में, कश्मीर का देखो pollution में, है ना? यहाँ भी क्योंकि air हम quality लोगों को levels। ये पता ही नहीं है कि हमारे लिए प्लांट्स का होना कितना जरूरी है। प्लांट्स लगाना, प्लांट्स किस किस चीज़ में हम लोग लगा सकते हैं। मैं आपको एग्रो फॉरेस्ट्री की वजाहत से बोलती हूँ कि हम लोग हर एक चीज़ को हरियाली में डाल सकते हैं अगर हम लोग कुछ मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली मैंने आपको बोला कि हमारे हम लोग आजकल किसके पीछे पड़े हैं? लॉन्स के पीछे, कि हमारे एक आलिशान घर हो, उसके आगे आलिशान बाग हो, बाग में कुछ ही पेड़ लगा लेते हैं क्योंकि बोलते हैं कि अब कूड़ा गिरता है ना? वो भी पर्टिकुलरली एक ही कूड़ा गिर रहा है। लेकिन ये हम नहीं सोच रहे हैं कि छोटी सी मेहनत हमारी 5 पेड़ 6 पेड़ लगाने से या किचन गार्डन बनाने से हमारा ये एयर क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप पर्टिकुलरली देखो, जहाँ पर भी आप जाओगे, आप जहाँ पर प्लांट्स आप देखोगे, घर के इर्द गिर्द लगे रहते हैं प्लांट्स, तो एक तो अंदर आपको ठंडा मौसम रहेगा गर्मियों में, और दूसरी चीज़ आप देखोगे शोर भी नहीं आपको आएगा। है ना? हम अगर कुछ भी अपने एनवायरनमेंट को कर सकते हैं, छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ प्लांट्स की तरफ ध्यान देना है। उन पेड़ों की वजह से जानवर भी आ सकते हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं, उनका हैबिटेट भी बन इतना ही नहीं होता। जब हम लोग देखते हैं, जब बारिश होती है, इन पेड़ों की वजह से होती है बारिश। आपने सुना होगा अमेज़न फॉरेस्ट, बिल्कुल ना? उसकी वजह से अमेज़न फॉरेस्ट में कितना रेन होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमेज़न फॉरेस्ट में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, उसको भी हम लेंगे। क्यों होता है? क्योंकि फॉरेस्ट है, प्लांट्स हैं। जब तक बोलते हैं ना अनपोष्ड यही सी बात है। अभी हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, हमारे बच्चों में ये कॉन्सेप्ट है कि प्लांट को ग्रो करना कितना जरूरी है। तो ये सारा जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा जो हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। जो ही प्लांट्स दिन ब दिन प्लांट्स की तादाद हम तो बोलते हैं कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स होंगे, अवेयरनेस होगी, हम इन प्लांट्स को लगा सकते हैं, है ना? हमारे पास लैंड रहता है, पर्टिकुलरली जितना भी लैंड रहता है, हम लोग कहीं पर भी प्लांट्स लगा सकते हैं। बट ये नहीं है कि हम लोग एक चीज़ को ही लेकर चल सकते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं बहुत सारे साथी हमारे बोलते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है पेड़ लगाने के लिए। आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं पर आप देखते हैं पेड़ लगा हुआ है, आप उसकी ही देख रेख करें। आप देखें कि वो पेड़ उसको फल फूल रहा है, उसको पानी बराबर मिल रहा है, उस पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई टहनी तो नहीं टूट गई है। तो उसका अगर आप ख्याल रखेंगे, उस पेड़ को ही अगर आप सींचेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी। आपने जो ये बात कही ना तबरेज़ भाई की, कुछ लोग ऐसा बहाना लेते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं तो हम ऐसे लॉन्स कैसे बनाएं। डॉक्टर मेघना, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि मैंने ऐसे भी देखी कि जो बाहर जिनके, क्योंकि यहाँ पे तो टेरेस का सिस्टम नहीं है, जो बाहर जो टेरेसेस होते हैं वो टेरेसेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू गार्डन्स में। मैं अपनी बात आपको बोलूँगी, हमारा छोटा सा ही घर है, लेकिन आपको हर एक किस्म का प्लांट मिलेगा वहाँ पे। माशाल्लाह। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ। इंटरेस्टेड मीन्स होता है कि जब तक आप अपने बच्चों को नहीं बोलेंगे, जो आपके घर में रहते हैं, उनको नहीं समझाएंगे कि एक प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है। हम बोलते हैं कि पेड़ बातें नहीं करता, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे ना, पेड़ सच में बातें करता है। बिल्कुल सही। अभी देखो, आपको अच्छा लग रहा है बिना पेड़ के, बिना पत्ते के पेड़, है ना? अजीब सी वो आ रही है कि अजीब सी फीलिंग आ रही है। अच्छा ना, इसको बोलते हैं हरद्यून। विंटर जब आता है तो कितना मुश्किल लगता है, लेकिन यही टाइम जब आप अप्रैल में फील करोगे, मार्च में फील करोगे, कितना अच्छा लगता है सुबह निकलना, जब आप देखते हो एक प्लांट पे अच्छे लकड़ पन्नों चढ़े, वही एक फील अगर आप दोगे सोसाइटी को, बच्चों को, कि ये है क्या चीज, पूरा मॉइस्चर हमारा बदल जाएगा, बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, जब आपने अपना कोर्स कंप्लीट करा, उसके बाद आपको लगा कि अब मुझे कश्मीर में ही रहना है, तो फिर जॉब का जो सिलसिला था? जॉब का मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ इंटरव्यू सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर में पोस्ट निकला था सिथ में। तो मैं जब इंटरव्यू देने के लिए चली गई तो मेरे पास एक्सपीरियंस तो काफ़ी सारा था, क्योंकि मैंने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में भी यूपी में काम किया था। इसके बाद मैं सिथ चली गई, तो सिथ में उन्होंने मुझे इंटरव्यू मेरा किया, तो वहाँ पर डायरेक्टर साहब ने मुझे बोला कि बेटा आपको मॉर्निंग में अर्ली आना पड़ेगा, यहाँ क्रॉप्स वगैरह हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आ जाऊँगी। तो पहली बात बोली कि आपको ड्राइविंग आती है? मैं एक फ़ीमेल को लेकर आपको बोलती हूँ बात, आपको ड्राइविंग करनी आती है? मैंने बोला हाँ, मैं तो ड्राइविंग करती हूँ, मैं तो अभी भी अपनी गाड़ी से आई हूँ। बोला फिर तो कोई बात नहीं है, आप अर्ली पहुँच सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग।
तो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। तो नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो मैंने फर्स्ट एज आर ए रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया सिथ को। वहाँ मैंने काम किया 2 क्रॉप्स को लेकर, एक तो आलमंड और दूसरा वॉलनट। ओके। फिर मैं वॉलनट के साथ जुड़ गई, अपनी क्रॉप के साथ 9 साल में वॉलनट के साथ जुड़ी रही। तो फिर हमने वैरायटीज़ भी कुछ रिलीज़ की जिसमें मुझे पेटेंट भी मिला है। okay, सिथ वॉलनट 1, 2, 3, मतलब हमने काफ़ी सारी वैरायटीज़ वहाँ पे, एक टीम होता था वहाँ। मैं तो साइंटिस्ट नहीं थी, रिसर्च एसोसिएट थी। मैं हेल्प करती थी। okay. लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। जितना भी मैंने सीखा है, जितना भी इल्म मैंने फिर कश्मीर के क्रॉप्स को लेकर हासिल किया, वो मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट से हासिल किया। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही मैंने अपना फॉर्म भरा था स्कॉस्ट का। okay. और स्कॉस्ट में हम लोग शायद 54 कैंडिडेट्स थे। एंड मेरा जो टॉप रैंक था वो नंबर 1 था इंटरव्यू के टाइम। पेपर में भी आया था, नंबर 1 मेरा रैंक था। okay. तो एक्सपोजर भी था मेरे पास। मैंने काफ़ी सारी दुनिया, बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी, बहुत सारे साइंटिस्टों के साथ काम भी किया था, सीखा भी था कुछ। सिथ से मैंने सब कुछ जो भी मैंने सीखा है सिथ से ही सीखा okay. है। जो भी मेरा लाइफस्टाइल, जो भी मैंने काम किया है, वो मैंने सारा सिथ में किया है। okay. बात वही आ लैब गई में। अविश, जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं वो आपको मिल जाती वो है। आपको मिल जाती है, पहली बात। और दूसरी चीज़, जब आप अपना 100% देते हैं तो 100% देने के साथ साथ कामयाबी भी आती है और आपकी एक अलग से पहचान भी बनती है। आप क्राउड में भी अलग से खड़े हो जाते हैं और वही आपके साथ हुआ। जैसा कि आपने कहा कि आपने सिथ में काम किया, आपने 100% अपना दिया और उसके बाद जब आपका स्कॉस्ट में था तो यू आर द नंबर 1 कैंडिडेट। आई एम द नंबर 1। माशाल्लाह, ये बहुत ही। तो फाइनली आपने स्कॉस्ट ज्वाइन किया? स्कॉस्ट मैंने ज्वाइन किया विच ईयर? 2018। ओके। तो जब यूं ही मैं चली गई, अब मैंने ज्वाइनिंग जो मुझे करनी थी तो मैं चली गई फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री ज्वाइन करने के लिए। चढ़ते चढ़ते, क्योंकि वो बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह पे हमारी फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है। बिल्कुल शालीमार बहुत खूबसूरत जगह पे। ज्वाइनिंग करते ही तो मेरे जो डीन साहब थे वहाँ पे, उन्होंने बोला आप फील्ड को देख लो, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली मेरा जो काम होगा मैं फील्ड में ही काम करती हूँ। मैं अपने आप को कंफर्ट जोन में लेती हूँ जब मैं फील्ड में होती हूँ। तो मैंने फील्ड को देखा तो उस टाइम पे वाइस चांसलर सर ने मुझे बोला कि अपने हमारे डीन साहब को बोला कि ये जो पैच है ये थोड़ा सा अनरिलेटेड पैच है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग फिल कर दो। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने एक वर्क प्लान किया प्रिपेयर। तो उन्हीं दिनों मेरा सिलेक्शन हुआ था प्रोजेक्ट में। इसी प्रोजेक्ट में मुझे एक्रिप में मेरा सिलेक्शन हुआ, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो मेरा वो वाला ड्रीम यहाँ पर पूरा हो गया। तो अब तो मुझे 100 to 100 देना था, क्योंकि मेरा ड्रीम आया था मेरे हाथों में। तब से लेकर आज तक मैं एक्रिप के लिए काम कर रही हूँ। okay. मैंने कितने सारे वहाँ मॉडल्स मतलब हमने डेवलप किए हैं। 9 मॉडल्स हैं हमारे पास, फ्रूट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स। ये जो मॉडल्स है डॉक्टर मेघना, इसके बारे में हमें थोड़ा बताओ, और ख़ास तौर पर ऐसा कौन सा मॉडल है एग्रो फॉरेस्ट के लिए जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? मेरे सबसे ज़्यादा दिल के वहाँ करीब है वॉलनट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल, क्योंकि उस वॉलनट के साथ मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने अपना कैरियर यहाँ पर वॉलनट को ही लेकर बनाया और हमारे कश्मीर कल्चर का भी पार्ट है। बिल्कुल। तो मैंने ब्रीडिंग में भी काम किया है वॉलनट में, एज ए ब्रीडर मैंने काम किया है। तो वहाँ पर हमारा फैकल्टी का एक मॉडल है, एक्रिप का एक मॉडल है, वॉलनट बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल। उसमें हम लोग लगा कुछ नहीं ज़्यादा सकते, ग्रासेस लगा सकते हैं। डिफरेंट ग्रासेस हम लोग लगाते हैं, क्योंकि वॉलनट में थोड़ा सा एलोपैथी का इफेक्ट रहता है, लेकिन हम लोग ग्रासेस लगाते हैं। तो डिफरेंट हार्वेस्टिंग टाइम पे हम लोग उसको कट कर लेते हैं ग्रासेस को। तो वही मेरे दिल के करीब है वो मॉडल, वॉलनट बेस्ड। यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आया डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं आजकल हमारी जो फसलें हैं जिसके लिए हम फख्र किया करते थे, हम लोग अब उन फसलों को देख रहे हैं दिन ब दिन वो कम होती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है? ये फसलें कम क्यों हो रही हैं और क्या वजह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं? इसका जवाब हमसे लेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, सवाल का जवाब वक्फे के उस पार मिलेगा, लेकिन तब तक आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तिकबाल आपके मनपसंद प्रोग्राम में। जी हाँ, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे&के। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मेघना रशीद बख्शी के साथ। जी हाँ, हमारी आज की इस प्रोग्राम की मेहमान।
असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, स्कॉस कश्मीर। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल पूछा था कि ये फसलें जो हमारी हैं, जैसे आपने कहा आपने वॉलनट पे बहुत सारा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना काम किया है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जो हमारा वॉलनट का फसल आजकल है तो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह बताएंगे? मुख्तसरन जानना चाहूँगा। हम वापस आएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री पर, लेकिन ये मुख्तसरन एक सवाल ये मेरे से कम नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट आपको पता है क्या होता है? जी। अनअवेयरनेस। अनअवेयरनेस इसलिए होती है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी प्लांटिंग मटेरियल, इलाइट प्लांटिंग मटेरियल। आपने फसलों की बात की, वॉलनट की बात की, हम बोल रहे हैं कि इलाइट प्लांटिंग मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा? इलाइट का मतलब होता है हमें कहाँ से वो प्लांट मिलेगा जो हमें ज़्यादा क्रॉप फसल देगा। अभी आप किसी भी शॉप पे चले जाओगे, उसमें उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उसके पास नर्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, उसके पास मटेरियल नहीं होगा, सोर्स उसको नहीं पता होगा मैंने कहाँ से लाया है। इसीलिए बार बार गवर्नमेंट का एक ही नारा रहता है गवर्नमेंट का, उन जगहों से आप परचेजिंग कीजिए जहाँ से रजिस्टर्ड होता है, जो नर्सरी रजिस्टर्ड होती है। जैसे जो प्लांटिंग मटेरियल हम लोग बोलेंगे सिद्ध का प्लांटिंग मटेरियल, सिद्ध का प्लांटिंग मटेरियल जो होता है वो रजिस्टर्ड हुआ इंस्टीट्यूट का मटेरियल है। जब आपको प्लांटिंग मटेरियल लेना है बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए। तो बेस्ट क्वालिटी कहाँ से मिलेगी आपको? वो आपको किसी भी लोकल से नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें भी टेक्नोलॉजी रहती है, ब्रीडिंग प्रोसेस रहता है, हमें पता रहती है इंस्टीट्यूट को कि अब हमने पोर्शन कौन सा लगाया, यील्ड क्या आएगा, तभी हम लोग रिसर्च करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रिसर्च। जब हम रिसर्च नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा लोगों को? अब कहीं कोई भी उठ के चला गया, एक शॉप खोल दी, वहाँ पर 10-15 पेड़ रख दिए, बेच दिए, आपको मिल गए, मुझे मिल गए, हमने लगा दिए, हम क्लेम करते हैं कि हाँ जी इसमें यील्ड नहीं था। वो तो पॉइंट ही नहीं है। आप रेपिड हमारा कॉस्ट है, हमारे कॉस्ट का प्लांटिंग मटीरियल आप लोग देखो, क्योंकि रिसर्च होती है, बाज़ाब्ता वैरायटी रिलीज होती है, बाज़ाब्ता हम लोग बोलते हैं कौन सी वैरायटी लगाओ, कौन सा प्लांट लगाओ, कॉस्ट का लगाओ। हमारे पास नर्सरी रजिस्टर्ड है या सिद्ध का मटेरियल है, हम वही प्लांटिंग मटेरियल यूज करेंगे ताकि यील्ड पे कोई असर न पड़े। हाँ, ये जो एक पर्टिकुलर ये अवेयरनेस एक बंदे में होनी चाहिए जो अपने घर में बाग लगाया हुआ है, कि प्लांट पता होना चाहिए कि मुझे प्लांट लेना कहाँ से, रजिस्ट्रेशन है इस नर्सरी की, इज दिस रजिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, तो वहाँ से प्लांट आप ले लो। क्योंकि मैं अपनी बात करती हूँ, हम लोग जब कभी भी एक बाग बनाते हैं, हम लोग उस टाइम सोचते हैं कि ये हमारा बेटा है, क्योंकि 10 पेड़ एक बेटा हम बोलते हैं कि अत क्या फ़ायदे, मगर अगर आप फ़ायदों की बात करेंगे, प्लांट में बहुत सारे फ़ायदे हैं। अस लगो अख बाग, प्यारान 5 वहर पे तक यील्ड कहें निवान, तो वो हमें थोड़ी, वो किसकी गलती है? वो थोड़ी आप बोलोगे वो उसकी गलती है जब उसने नहीं देखा कि हम लोग बार बार कॉस्ट का एक ही नारा होता, आप खुद भी देखते हो कि प्लांटिंग मटेरियल देख के लिया करो। प्लांटिंग मटेरियल हम लोग कॉस्ट का है, मैंने बोला यहाँ काफ़ी सारी नर्सरीज हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन है, उनसे ले लो। कल को अगर क्रॉप फेलियर हुआ, कल को कुछ हुआ, हम उन लोगों को बोल सकते हैं, हाँ उनको बोल सकते हैं। अब हमें पता नहीं है आप प्लांट कहाँ से ला रहे हो, कैसे लगा रहे हो, तो वो तो नहीं है ना। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अब हम वापस आएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री पर। आजकल आपने जो मुहिम छेड़ी है कि लेडीज़ को एम्पावर करना है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तो उसके बारे में बताएं कैसे काम कर रही हैं? मेरा जो प्रोजेक्ट्स है, जो एक्रिप है, इसमें एक प्लान होता है TSP, ट्राइबल सब प्लान। तो उसमें हम लोग कुछ चीज़ें बांटते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लेकिन वो हम ट्राइबल पीपल्स को ही बांट सकते हैं। तो कुछ दिनों पहले, 3-4 साल पहले मैं एक गाँव में चली गई थी, तो मैंने वहाँ देखा मेल फोक ज़्यादा आ रहा है। तो जब मैंने मेल फोक को आते हुए देखा, मैंने उनको पूछा कि यहाँ कोई औरत नहीं है, तो अगर आप TSP का प्रोग्राम कर रहे हो तो औरतों को भी बुलाओ, एक अच्छा खासा प्रोग्राम हो रहा है। तो 2-4 औरतें आ गई, मैंने बात की, मैंने बोला हाँ कैसे क्या कर रहे हो? बोला ठीक, हम लोग उधर अपने किचन गार्डन में काम करें, छोटा मोटा गार्डन होता है उनके पास। तो मुझे लगा कुछ है बीच में, कुछ गैप है, तो उस गैप को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। तो अब जब भी मेरे प्रोग्राम्स होते हैं वो औरतों को लेकर होते हैं, पर्टिकुलरली इस वजह से कि मैंने बहुत सारी औरतों का इंटरव्यू किया है, बहुत सारी औरतों से मैं मिली हूँ, उनके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है। अब हम बोलेंगे कि घर में देते नहीं है, हाँ देते हैं, लेकिन एक अपने पैसे में जो मज़ा है और हलाल का पैसा, क्योंकि मांग कर पैसे लेना और अपने हाथ में पैसा होना, दोनों चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस है। तो मैंने ये मुहिम छेड़ ली। अब जब भी मेरा काम होता है पर्टिकुलरली औरतों को लेकर होता है। अभी भी मेरी एक ट्रेनिंग चल रही है HADP 19 प्रोजेक्ट के साथ, इस टाइम 7-6 दिन की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें भी मैं औरतों को ही ले रही हूँ। उन औरतों को मैं सिखाती हूँ हम लोग किचन गार्डन में कैसे अपना क्रॉप ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने गार्लिक ले लिया, उसको मार्केट तक पहुँचाओ, वो बेचो, कोई भी चीज़, कोई भी वेजिटेबल उसको बेचो,
उसको आगे पैसे लाओ, उस वैसे ही ग्रुप्स बनाओ। तो मेरा हमेशा यही काम रहता है कि पर्टिकुलरली औरतों को आगे लेना। अब क्योंकि आपने देखा होगा सारा काम तो औरतें करती हैं, एग्रीकल्चर में भी आप अगर देखा होगा रास्ते में कभी कभी जो भी काम जो भी औरतें लेकर चलती है, सर पे घास लेकर, सर पे अपना वुडलॉट लेकर चलती हैं, तो वो तो लेडीज ही होती हैं, लेकिन एट द एंड क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। एट द एंड किसके पास पैसा होता है? बिल्कुल पर्टिकुलर बात तो हम पैसों की करेंगे। इसी चीज को मैं बोल रही हूँ कि औरतों को आगे लाने का मतलब है वाया एग्रीकल्चर, वाया एग्रो फॉरेस्ट्री। यही मेरा एक आजकल मेरा यही कॉन्सेप्ट है कि कश्मीर में जहाँ तक मैं पहुँच सकूँ, मैं औरतों को खुद। ये आपने डॉक्टर मेघना बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव लिया और सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री ही नहीं बल्कि अगर हम रियल लाइफ में भी देखें कि हमने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सिर्फ जुड़ा दिए हैं, सिर्फ या तो वो औरत कर सकते हैं या कुछ ऐसे काम जो सिर्फ मर्द कर सकते हैं। हालांकि आज के ज़माने ऐसी बात नहीं है। आज तिम ते करा मर्द ते करा यम गो जनान करा तो जनान तिम काम करा यम जन मर्द कर। फॉर एग्जांपल कुकिंग was confined थोमुत only to women। मगर वन सुई चीज मर्दों ते कोरमुत, मर्द ते सैन वारिया शानदार शेफ वन। अगर तु वुचो यम सारी सैन बड़ शेफ, हालांकि ये उस कॉन्सेप्ट अगर वुचो ब्रोह काले इस आसान वाज सैन तिम मर्दी मगर घरस मज अगर रानुन सह लेडीज रानुन। तो वन थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज गुमुत। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि जब घरों में भी मेल फीमेल मिलकर अपने घर को चलाते हैं और घरों में मेल फीमेल मिलकर अपने किचन को संभालते हैं। गुड प्रोफेशन ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर भी जैसा कि आप जानते हैं कि दूरदर्शन हर बार कोई ना कोई नई कोशिश करता रहता है, बात यूथ की हो या फिर बात आए कहीं पर भी एजुकेशन की। तो हमने एक शो जो तैयार किया है, जो कुकरी शो हमारा है, उस कुकरी शो का एक प्रोमो हमारे पास है। तो हम चाहेंगे आपके साथ ये कुकरी शो का प्रोमो शेयर करना। तो आइए पहले कुकरी शो का प्रोमो देखते हैं, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत। जी, आज शाम 8 बजे ये शो टेलीकास्ट होगा डीडी कशर पर और हम सब इंशाल्लाह ये एंजॉय करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मेघना रशीद बख्शी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। डॉक्टर मेघना, हमने आपके मॉडल्स के हवाले से बात की और आपने कहा कि यूजन डून यूजन वॉलनट है वो मॉडल आपके सबसे ज़्यादा करीब और करीब होना भी चाहिए हम, क्या कि ये सैन पहचान। तो डून सत बून यूजन जो चिनार है वो भी हमारी पहचान है। तो डून तो चिनार यूजन डून तो बून यूजन क्या एग्रो फॉरेस्ट्री टेक्निक क्या एग्रो फॉरेस्ट्री एडवांसमेंट यम अप्लाई हेको कर इनकलकेट हेको कर ताकि यूजन सोन डून या यूजन सोन बून यह गस कंजर्व यह गस प्रिजर्व क्या वुचान यमन हिंस क्वालिटी या यह प्रोडक्शन में कमी। आपने बात की डून को लेकर, मैंने आपको बोला कि वॉलनट मॉडल्स काफ़ी सारे हैं। मतलब हमने जो हमारा ये है गांधरबल, वहाँ पर भी आप देखोगे हर एक एरिया में तपर वारिया ज़्यादा डून कुल, मतलब मोस्ट तपर डून ए बेल्ट सो वार ये लार वतलार तपर सो डून बेल्ट। अब आप बात कर रहे हो बून को लेकर। बून सैन पहचान, वो तो सब कुछ ये है, सबको पता है कि बून सैन पहचान, मगर बून हेको न इनक्लूड कर एग्रो फॉरेस्ट्री क्या तथ क्या वजूहत। मैं वनो तो एग्रो फॉरेस्ट्री की इससे कि एग्रो फॉरेस्ट्री में तिम कुल लगान यमन क्राउन जन आसे कम गसे आसुन, क्राउन ज्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारी अपर मोस्ट पार्ट हिरम पोर्शन सह वारिया फैलियोमुत युस जन बिनिम क्रॉप लगावन तथ ताप गस तथ प्योन। तो तम किन छन बून करान अथ मज मोस्टली एग्रो फॉरेस्ट्री में नहीं। वो तो दूसरी बात है तेल वन डूनिस बन कन हेकान कहें लगित, मगर एज कुछ फैक्टर्स कुछ हम चीज़ें काम कर रहे हैं। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, PhD स्टूडेंट मेरी एक है, वो काम कर रही है इसको लेकर, एलोपैथी को लेकर वो काम कर रही है। उसकी जब उसके रिजल्ट्स आएंगे तो फाइंड आउट होगा कैसे क्या हमें करना है, क्योंकि विदाउट रिसर्च हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं जब तक हम लोग रिसर्च न करें। जब तक हम लोग रिसर्च न करें तब तक हम लोग नहीं आंसर दे सकते। मैं आपको आंसर नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मेरे पास रिसर्च चल रही है अभी
इसका जब आंसर आएगा तो आप पब्लिक वो पेपर भी रिलीज होगा, एवरीथिंग Okay, होगा, okay. तब हम बोल सकते हैं। अब रही बात मॉडल, आप बात कर रहे हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री advanced मॉडल models की, बिल्कुल। मैंने बोला एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल तभी सक्सेस होगा जब आपके पास उसका रूट और शूट पोर्शन इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल शूट पोर्शन जो हमारा है वो ज्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, सुगेस आसुन थोड़ा स्ट्रेट, कैसे युस कंपेनियन क्रॉप तथ लगो बन कन युस तथ क्रॉप लगो तथ गैसे बराबर ताफ पेन। तो डूने बगैर कुछ क्रॉप छ पे यम टेक्निक्स अप्लाई हम लोग, मैंने वहाँ पर जो हमने वहाँ पर स्टार्ट किया है, हमने एप्पल बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री किया है, उसमें हमने हाई डेंसिटी किया है, उसके साथ मैंने लेवेंडर का किया है। ये माश पता हॉर्टिकल्चर अस्तिराला इवेंचुअली इट इज पार्ट ऑफ दैट। हॉर्टिकल्चर का तो पार्ट ही है, हॉर्टिकल्चर का तो ये एप्पल वगैरह तो सारा हॉर्टिकल्चर का ही है। तो मेरा जो मैंने आपको बोला एग्रो फॉरेस्ट्री जो है ये असम से भी सारी पक नहीं, मैं हॉर्टिकल्चर को भी ले सकती हूँ, फिशरीज को भी ले सकती हूँ, एनिमल को भी ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो मिशन सारी से काम कर रहा है। क्या एपीकल्चर तो हाँ, हमारा एपीकल्चर भी चल रहा है ना। मेरा जो लेवेंडर का है उसमें हमने बॉक्सेस लगाए हैं, एपीकल्चर के बॉक्सेस हमारे फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री में है। थोड़ा सा फाइनेंशियली क्यों, वो तो पॉलिनेशन में हमारी हेल्प कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है आपको, अच्छी फसल बना देता है आपकी हमारी। ये तो मैंने बोला ना। अब आप बोलोगे फिश को कैसे आप कर सकते हो, फिश पॉन्ड एक ले लो। अब आप आजकल आपने सुना होगा बाहर का जो कल्चर है वहाँ पैडी में वो लोग फिश कर रहे हैं ना। लेकिन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा है, हम लोग एक फिश पॉन्ड बना सकते हैं। फिश को पॉन्ड के इर्द गिर्द हम लोग प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि जो भी लीफ फॉल हो जाए वो फिशेस के लिए काम आ सके, उनका फॉर्डर, उनका ग़िज़ा बन सके। मैंने बोला ना एग्रो फॉरेस्ट्री में सब चीजें ले सकते हो आप लोग, इसीलिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी एग्रो फॉरेस्ट्री है। इसी एग्रो फॉरेस्ट्री के ही बारे में औरतों की मदद भी कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, कितनी मुतमईन हैं आज आप अपने सब्जेक्ट से, और कितनी मुतमईन हैं आप इस काम से कि आप औरतों की जो अब हैंड होल्डिंग कर रही हैं? मेरा जो फ्यूचर है वो समझ लीजिए एग्रो फॉरेस्ट्री में है। पूरा जो मुझे काम करना है एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर करना है, लेकिन साथ में मुझे सब औरतों को लेकर चलना है। बहुत खूब। अगर आपके अवार्ड्स की हम बात करें, आपने कहा कि आपने शुरुआत से ही कोशिश की एक तो फ्री पढ़ाई करनी है, वो तो कर लिया आपने। वो मेरा बेसिक मेरा एम था, फ्री पढ़ाई करनी। और उसके बाद आपको जो अवार्ड्स मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले जानना चाहेंगे ये वाला जो अवार्ड मेरे हाथ में ये अभी जो मैं अभी हम बात कर रहे थे, इस पे आप पढ़ लीजिए। 7-day ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ट्राइबल वुमेन ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। औरतों को मैं सिखाती हूँ कि मिट्टी में भी बीमारियां होती हैं, मिट्टी को लेको, मिट्टी को उठाओ, मिट्टी को देखो क्या मसले हैं। ओके, बहुत खूब। इसके बाद मेरे पास एक और अवार्ड है, ये मैं ग्रुप मीटिंग्स में जाती हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री। मैंने बोला ना मेरी एम जो थी एक्रिप जी, ग्रुप मीटिंग्स में जाती हूँ, यहाँ वहाँ पर मुझे सारे अवार्ड्स मिलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स हैं। ये भी ग्रुप मीटिंग का है, जब हम ग्रुप मीटिंग में जाते थे। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर मेघना, आपने ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात की एग्रो फॉरेस्ट में, इसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और आपने ये भी कहा कि कितने ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसकी वजह से एग्रो फॉरेस्ट्री आपको हेल्प कर सकती है। अगर हम आज के दौर की बात करें जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा ऐसा इशू तो है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी स्कीम्स है गवर्नमेंट के हवाले से या आपके यूनिवर्सिटी के हवाले से जिसकी वजह से एक नौजवान या एक औरत एम्पावर हो सके यूजिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एज ए सर्वाइवल? आपने देखा होगा कि कॉस्ट का एक आजकल हमारा चल रहा है कि हम लोग एंटरप्रेन्योर ले रहे हैं, है ना। हम लोग ग्रुप्स बना रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि किसमें कितनी काबिलियत है, जो अपने से कोई भी चीज़ कॉस्ट के लिए कर सकता, कोई भी ऐसी चीज़ जो इनोवेटिव हो, जो इनोवेटिव चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करती हूँ एग्रो फॉरेस्ट्री की वसादत से। हमारे पास आपने सुना होगा गोटरी बहुत ज़्यादा है। गोटरी मीन्स कि गोट बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन आपने कभी सुना है कि कश्मीर में गोटरी का दूध मिलता है? नहीं, कभी नहीं, है ना। मतलब मैं आपको कहना भूल गई कि मेरा 2 महीने का मैंने ट्रेनिंग किया ऑस्ट्रेलिया में, AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, NAHP में। NAHP हमारे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर साहब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसमें मेरे को चांस मिला, मेरी CV की वजह से मेरे को चांस मिला ऑस्ट्रेलिया जाने का। तो इंसान जो फॉरेन का चीज़ वुचे नहीं बीत मार्केट में, मैंने देखा अच्छे गोटरी मिल्क तो मिलान, कैमल मिल्क भी, हर एक किस्म का दूध मिलता है। तो मैंने ये यहाँ पर अब सोचा कि इस्ते करो, हम भी यहाँ करना चाहेंगे। तो हमने फैकल्टी में, जो हमारी फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री है, वहाँ पर हमने गोटरी का सिस्टम भी खोला। गोटरी के साथ हमने मलबरी प्लांट्स लगाए, क्योंकि मैंने बोला मुझे 2 चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। मलबरी प्लांट्स मीन्स कि मलबरी इसलिए लगाया, और कुछ ग्रासेस के पैचेस लगाए ताकि जो गोट्स को खाने में हेल्प करे। अच्छा, हाँ। अब यही मैं बोलती हूँ, यही एक इंसान कर सकता है, आम आदमी जिसको कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब यही बकरियों का दूध आप लोग बेचेंगे मार्केट में,
है ना, उससे हम अच्छी 10 खासी 20 आमदनी। उससे अच्छी खासी आमदनी कौन सी होगी आपके पास। मगर अच्छा ना प्रीरिक्विजिट्स इन्वेस्टमेंट्स तो उसके हवाले से उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बोलूंगी, इसके लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स रखी हैं। राइट। जैसे DST के सारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, वो लोग सिखाते हैं उसमें क्या आप लोग कैसे यूनिट स्टार्ट करोगे, तो फिर इनकी फाइनेंशियल हेल्प भी होती है, थोड़ी सी होती है, सब्सिडीज होती हैं। जब आपको पता ही नहीं है स्कीम्स के बारे में, आप लोग Right. जानना नहीं चाहते हो कि मतलब जो हमारा पर्टिकुलर यूथ है, जब तक वो जानेगा नहीं कि गवर्नमेंट के पास कितनी सारी स्कीम है जो हम लोगों तक पहुंचने वाली भी होती है, लेकिन हम खुद इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो मेरी छोटी सी बात है लोगों से कि इंटरेस्ट लिया करो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट स्कीम्स में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है एक यूथ के लिए। बिल्कुल सही। हालांकि ट्राइबल फीमेल्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होती कि उनके पास तो हमेशा माल मवेशी रहते हैं। माल मवेशी रहने के साथ साथ अगर उनकी थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की जाए कि अब इसको आगे स्टेप कैसा लेना है, फॉर एग्जाम्पल उनके पास जो रहता है, उनके पास बकरियां, उनके पास गाय वगैरह, लेकिन उनको बेचारों को Innovations नहीं पता होती, उनको बिल्कुल। पता नहीं होती है। उनकी करना क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल। मींस कि ब्रेनस्टॉर्मिंग छे जरूरी ट्राइबल्स वुमेन जन करन कि तु कित पे वतनो ये चीज बनन बोनतन। आपने सुना होगा उनके पास घी वगैरह होता है, लेकिन उनको जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं कि इसको मार्केट में ले मार्केट में जाओ, कैसे लाना पैसे है, ले लो, बिल्कुल उनसे सही। बेचो ये चीज अपनी, क्योंकि हम जो भी चीज करते हैं वो हम बेचते हैं। कोई भी चीज अगर आप बनाओगे बेचने के लिए तो बनाओगे, तो इसी की वसादत से मैं ये उनकी इसीलिए हेल्प कर रही हूँ, ताकि उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाए, वो अपना पैसा खुद कमा अभी तक सके। कितनी कामयाबी मिली आपको अपने इस अभी तक प्रोग्राम में? मैंने मोस्ट ऑफ द गांधरबल एरिया के जितना भी जो ऊपर एरिया ट्राइबल वुमेन्स, हर हफ्ते में ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाती हूँ। मैं हर एक जगह से ट्रेनिंग लेती हूँ। अभी मैंने HADP के प्रोजेक्ट से ट्रेनिंग ली है इन्हीं औरतों के लिए। इससे पहले मैंने MSME में ट्रेनिंग की इन्हीं पर्टिकुलरली औरतों के लिए। अब मैं एक और ट्रेनिंग करने जा रही हूँ पर्टिकुलरली इन औरतों के लिए, क्योंकि मेरे पास जो देने के लिए है वो इल्म है। बिल्कुल माशाल्लाह। मैं इल्म दे बहुत सकती हूँ, खूब, इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ बात, कुछ हो नहीं बहुत क्योंकि बड़ी मेरे पास बात। और देने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं इल्म दे सकती हूँ, आप उसका इस्तेमाल जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। आपने इल्म दे दिया तो आपने उनको एक ऐसी ताकत दे दी जो उनको जिंदगी में कभी वो भी आप- पीछे जी। रहने नहीं देगी। पढ़ाई करने का शौक था, पढ़ाई की, फ्री में पढ़ना था वो भी कर लिया, अवार्ड लेने थे वो भी कर लिए। अब आगे क्या? अब मेरी जो लाइफ है वो, अब मैं चाहती हूँ, जो मेरी पर्टिकुलर लाइफ है, अब मैं चाहती हूँ कि कश्मीर में जितनी भी औरतें हैं जिनको मैं हेल्प कर सकती हूँ पर्टिकुलरली, वो अपना रिज़्क, अपना रोजगार कमाएं। खुद कमाए। बहुत कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर बहुत देखने वालों के लिए? देखने वालों को मैं पर्टिकुलरली आज के यूथ को ये बोलूंगी, अपने पेरेंट्स जो भी हैं, बच्चों को रोको मत। बच्चों को मत रोको मिट्टी में जाने से। जब तक बच्चे मिट्टी से नहीं खेलेंगे, उनको इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी हम कहाँ रहते हैं। बिल्कुल सही। बहुत मिट्टी से बच्चों को खेलने दो, उनको पता चलेगी कि दुनिया में अख चीज सच Myths. मिथ्स यथ पे जिंद छ। बेशक बस बहुत खूब। बहुत थैंक यू बढ़िया, सो बहुत ही मच, शानदार। सो मच डॉक्टर मैकी। नाज़रीन मोहतरम, आज हमने बात की डॉक्टर मेघना बख्शी से। जी हाँ, डॉक्टर मेघना रशीद बख्शी, जिनसे आज हम मुलाकी हुए और हमें जानने को मिला कि किस तरह से एक खातून अपनी अलग पहचान बना सकती है, और उसके लिए सिर्फ आपको सच्चा रहने की ज़रूरत है, और डॉक्टर मेघना ने ये करके दिखाया। और आज माशाल्लाह असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रही हैं, और अपने साथ साथ और जो फीमेल्स हैं उन्हें भी उनकी भी हैंड होल्डिंग कर रही है, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका दे रही हैं, उन्हें भी रास्ता दिखा रही हैं। और सबसे बड़ी जो चैरिटी ये कर रही हैं वो इल्म की चैरिटी ये कर रही हैं। ये इल्म उन तक पहुंचा रही है, और जो सदके जारिया में इनके रहेगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इनके रास्ते कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये वो चिराग जला रहे हैं जिससे इनकी ज़िंदगी के साथ साथ बाकी सबकी ज़िंदगियों में रोशनी आ जाएगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये शुमारा भी आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाज़त कि आप अपना ख्याल ढेर सा रखेंगे, खुश रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ज़िंदगी में जब जहाँ आपको मौका मिले दूसरे की मदद करने की, वो मदद आप ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।